हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? जय हिंद जी, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो जय हिंद, खुश रहिए बेटा अमित। तो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेंट, how to find that, and many questions we discussed and many questions were given to you for homework. तो आज की क्लास के अंदर हम डिटर्मिनेंट का डे 2 पढ़ रहे हैं, और जिसके अंदर मैं आपको मैंने आपको ना डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन भी कराए थे। 4 पार्ट्स करवाए थे। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लासेस देखी हैं, उन्हीं क्लासेस को देखने के बाद ही अगली क्लास में मूव करना होता है। ठीक है ना, याद रखिए इस बात को। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग तो बेटा आ ही जाएगी आधे घंटे बाद। ठीक है, तो आज हम ना प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की। इसमें एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे होते हैं, और दूसरी चीज जो मुझे स्टार्ट करवानी है आपको, वो हम करवाएंगे क्रैमर रूल। हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्रैमर रूल पहले पढ़ लिया जाए और प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन बाद में कर लिया जाए। तो आज की क्लास में मैं एक काम करता हूं, पहले आपको क्रैमर रूल कराता हूं। टॉपिक डालो, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब अभी मैं सिर्फ जो डिटर्मिनेंट से लिंक्ड टॉपिक है, जैसे डिटर्मिनेंट से लिंक्ड मैंने कल आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए। आज मैं डिटर्मिनेंट से लिंक्ड एक ऐसा टॉपिक करा रहा हूं जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आई मस्ट टेल यू पहले कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कितनी प्रकार की होती है और उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, 3 है। इन तीनों इक्वेशन को मिला के हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है मेरे दोस्त। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अगर तो राइट हैंड साइड तीनों जीरो है, अगर राइट हैंड साइड वाले जो कांस्टेंट हैं वो तीनों जीरो हैं, तो इसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। और अगर एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो है, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। याद रहेगा बच्चों? मेरी हेल्थ ठीक है अब, ठीक है ना। जनवरी में मेरी सर्जरी का प्लान है, तो उस टाइम पे छुट्टियां हो सकती हैं, तो उससे पहले हम जितना अच्छे से कर पाए वो कर लेते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि 2 टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। एक तो है हमारे पास होमोजीनियस, उनकी पहचान बहुत सिंपल है, राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट सारे जीरो होते हैं। और एक है हमारे पास नॉन होमोजीनियस, जिसमें राइट हैंड साइड वाले सारे जीरो नहीं होते। कितना सिंपल है समझना, सारे जीरो नहीं होते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू जीरो। याद रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। रेज हैंड अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे और चैट पे ध्यान देंगे पूरा। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें होमोजीनियस पढ़नी होगी, नॉन होमोजीनियस? बताओ चलो, पहले कौन सी पढ़नी चाहिए, होमोजीनियस के नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। तो देखिए, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, इसके ऊपर मैंने 29 से 30 क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाया हुआ है, वही करना है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 से 4 तरीके होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना एक ही है। मैं लिखना चाहता हूं पर 3 से 4 तरीके क्या है। एक होता है मैट्रिक्स मेथड,
जिसको हम इनवर्स मेथड भी कहते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में भी था। एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको हम क्रैमर रूल कहते हैं। हमारा काम इससे चलेगा। फिर एक होता है रैंक मेथड, और फिर एक होता है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। हमें बस आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि ये होते हैं। हम कुछ नहीं पढ़ेंगे तीनों में से, हम बस एक सेकंड नंबर वाला पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल समझना है बस क्या होता है। क्रैमर रूल समझना है बस क्या होता है। क्रैमर रूल जो है वो आपके सॉल्यूशंस निकालने के काम आता है। एक्स वाई जेड जो आपको सिस्टम में इक्वेशन दे रखी होंगी तीन, उनसे एक्स वाई जेड निकाल के देगा ये। तो टॉपिक डालेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या करेगा? एक्स वाई जेड आपको निकालना है। क्या निकालना है? एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड निकालने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया, मैं तो सजेस्ट करूंगा करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास ऑप्शंस होंगे। एक्स वाई जेड निकालने के लिए आएगा नहीं, मैं बता दूं आपको। एक्स वाई जेड निकालने के लिए आएगा नहीं, ऐसा नहीं आता कभी सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं आपको बता देता हूं, सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करने वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो हम क्यों इतने एफर्ट मारेंगे? वी मस्ट बी हैविंग वैल्यूज इन ऑप्शंस एक्स वाई जेड की। हम उनको पुट करेंगे, देखेंगे कौन सी एक्स वाई जेड तीनों को होल्ड कर रही है। तो आई मस्ट टेल यू, एक्स वाई जेड निकालने के लिए नहीं आता है, लेकिन हमें एक्स वाई जेड निकालना सीखना है क्रैमर रूल से पहले। तो अगर आपको एक्स वाई जेड निकालना है कि कौन सी एक्स वाई जेड होंगे जो तीनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे, उसके लिए आप डी निकालेंगे। डी एक डिटर्मिनेंट है जिसमें रो में एलिमेंट्स आएंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा, कुछ भी आ जाएगा 5 6 10 -5 वट। ये निकालने के बाद आप D1 निकालेंगे। D1 नाम है D1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा D1 D2 D3, और सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में एज इट इज जो नंबर्स थे D1 में पहले कॉलम की जगह पे आप राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट रखेंगे। D2 में सेकंड कॉलम में राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट रखेंगे। और D3 में थर्ड कॉलम में राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट रखेंगे, बाकी एज इट इज। ये चारों को चारों डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको एक्स वाई जेड की प्राप्ति होगी। एक्स का फॉर्मूला होता है D1/D, वाई का फॉर्मूला होता है D2/D, और जेड का फॉर्मूला होता है D3/D। आप समझ रहे हैं बात को? ये क्रैमर रूल है हमारा। नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा यार तुम लोगों को?
अरे नोटिफिकेशन नहीं आता क्या तुम लोगों को? सुबह से क्लास डिजाइन कर रखी है मैंने दोपहर से, एक बार बताना, सच्ची बताओ नोटिफिकेशन नहीं आया तुम्हें? आया था ना, आया तो था, हवाबाजी कर रहे हो तुम। ठीक तो है, नोट करिए प्लीज। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के टॉपिक को खत्म कराने आया हूं मैं। आज के बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा जीवन में, ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल वाला भी हो सकता है, ये नहीं एक्स वाई जेड हो, एक्स वाई वाला भी हो सकता है सिर्फ। तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। मान लो ऐसा है 2x + 3y = 1 एंड x - y = 5। इनको सॉल्व करना है। वैसे तो सोचा जाए इनको सॉल्व करूंगा तो मैं नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा तब भी x y आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट से करना चाहो तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, 2 3 1 - 1, फिर d1 15 यूज करके, d2 15 यूज करके। तो 2 × 2 के लिए भी होता है, लेकिन समझाया हमेशा 3 × 3 के लिए जाता है। मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूं। मान लो मैंने बोला कि सॉल्व करो, सॉल्व। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? वैसे तो आप इसको विदाउट डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, ये आपके 9th-10th क्लास में ऐसी इक्वेशंस होती थी, लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स है। क्या बात कर रहा है यार। तो डी कितना आएगा? 2 - 1 3, 1 - 1 - 1, 4 - 3 5। डी निकालते हैं। -4 आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, मी। अब D1 निकालेंगे। D1 में क्या होगा? पहले कॉलम की जगह आ जाएगा 4 - 1 6। इसका भी -4 आ गया। फिर मैं D2 निकालूंगा। D2 में सेकंड कॉलम में 4 - 1 6 आएगा, तो सॉल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। 3 × 3 के डिटर्मिनेंट को निकाला जा सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू में बिना पेन चलाए निकाल सकता हूं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जैसे -4 आ रही है। अब D3 जो है, D3 में थर्ड कॉलम में D1 D2 D3 राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट, फर्स्ट और -4 आ रहा है। कैन यू डू दिस? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो x आ गया D1/D। D1 क्या है? -4/-4 1। y क्या है? -4/-, क्या बात है, सारी बना गई। z क्या आ गया? -4/।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स वाई जेड आ गए, तो ऐसे आप सीख सकते हैं करना। समझ आया? चेक कर लेना, -4 99.99% ये सही होता है जैसे मैं करता हूं ना, ये प्रैक्टिस की बात है सारी, ठीक है ना। तुम्हें ऐसे नहीं करना, रिस्क नहीं लेना है तुमने। एक और करके दिखा देता हूं। पहला स्टेप क्या होगा, डी। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पूरा, कहीं पर चलो तुम भी शॉर्टकट लगाने लग जाओ। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस की बात है बेटा सारी। कितना आ गया, -4 -9 -13 +5 8, -8। ठीक है, एक बार मैं अपने शॉर्टकट से भी चेक कर लूं। -8, ठीक है। फिर D1 में 5 0 -1 3 1 -1 -1 -1 -1 कितना आएगा, D2 निकालते हैं। D2 जो होगा सेकंड कॉलम में आएगा 5 0 -1। चलो इसको शॉर्टकट से निकालता हूं। -16 आ रहा है। D3 निकालते हैं। ये मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा नहीं तुम्हें, कहीं इसके चक्कर में पता क्या होगा, आप लोग ट्राई करोगे तो टाइम बड़ा वेस्ट होगा, आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करो। ये तो बहुत प्रैक्टिस है यार, इसकी वजह से कर पाता हूं मैं। -24 आ रहा है, एक बार चेक करके बताओ यही आ रहा है। अब x कितना आ गया, D1 अपॉन में D1, y क्या आ गया, D2 -16 अपॉन में -8 2, z इक्वल टू -24 अपॉन में माइनस, एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी 1 2 3। बोलो हुई जुबा केसरी। ये एक्स वाई जेड निकालने का तरीका सिखाया है मैंने आपको क्रैमर रूल से, इसमें डिटर्मिनेंट यूज हुआ। क्या बात है अमित, मतलब मैंने ठीक किया है, मेरी ट्रिक काम आई है मतलब। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब आइए कि हम ये कर रहे हैं तो आपको क्या पेपर के अंदर एक्स वाई जेड निकालने के लिए आएगा,
क्या लगता है आपको पेपर में एक्स वाई जेड निकालने के लिए आएगा? डू यू रियली थिंक? वो छोड़िए बेटा, ठीक है ना। हाँ, आप उसको छोड़िए, अब लिखिए कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, जिसके लिए हमने पूरा का पूरा खेल रचा, ठीक है ना। हाँ, और इसको सीखेंगे कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है कि इनकंसिस्टेंट होती है। तो सबसे पहला काम होता है डी निकालना। अगर तो डी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। जो भी मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे उसमें डी नॉट इक्वल टू जीरो ही तो आ रहा था, एक बार -4 आ रहा था, एक बार -8 आ रहा था। जब भी डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है अभी सिखाया मैंने, d1/d, d2/d और d3/d। कैसे निकाला जाता है? d1/d, d2/d एंड d3/d। और d की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो दो केस बन जाते हैं, या तो ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, जिसको हम कंसिस्टेंट ही कहते हैं, या फिर ये नो सॉल्यूशन होगा, जिसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा? अच्छा, कंसिस्टेंट इसका मतलब दो प्रकार के हैं, या तो कंसिस्टेंट यूनिक होगा या कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब अगर आपको पता लगाना है कि कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको d1 d2 d3 पे चलना पड़ेगा। आप d1 d2 d3 निकालेंगे, इसमें d1 d2 d3 भी जीरो आ जाएंगे। क्या आएंगे? d1 d2 d3 जीरो। d1 d2 d3 क्या आएंगे? जीरो। और यहां पे एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू जीरो। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, मतलब दोबारा से, अच्छे से तो मैं करता ही हूं, लेकिन एक बार दोबारा से, अच्छे से तो मैं करता ही हूं, लेकिन एक बार दोबारा से, ठीक है।
कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का टॉपिक जब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस हो। नॉन होमोजीनियस का मतलब है जब राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट जो है उनमें सारे के सारे कांस्टेंट जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी जीरो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डी फाइंड करना है। एक मिनट मैं लिख देता हूं डी क्या है। ये डी है। अरे नहीं यार, सुरेंद्र कैसी बातें कर रहा है। रील नहीं बना, ऐसे रील बनती है? ऐसे रेल बनती है बेटा। है, मैं तो चैट ऑन कर रहा था तुम्हारी। यार चैट ऑन है क्या? सुरेंद्र तू बहुत तेज हो रहा है बेटा। देखो, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का टॉपिक जिसके अंदर हम क्रैमर रूल यूज करके एक्स वाई जेड निकालते हैं। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी को चेक करना है अगर आपको, तो आपको सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन का डी निकालना पड़ेगा। तो डी जो होता है वो कोफिशिएंट को रो वाइज लिखना है। डी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब एक सिंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू जो इनको साइमल्टेनियसली होल्ड करेगी। और वो निकालते कैसे वैल्यूज, डी1 बाई डी, डी2 बाई डी, डी3 बाई डी। लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाए, अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो उस केस में या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पता अगर आपको लगाने हैं, एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज अगर पता लगानी है तो आपको डी1 डी2 डी3 फाइंड करना है। डी1 डी2 डी3 ये रे मैंने आपको बताए थे पहले भी। पहली कॉलम में डी1 डी2 डी3 आ जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन तो उसको डी1 कहते हैं। डी2 में सेकंड कॉलम में और डी3 में थर्ड कॉलम में राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट्स पुट करने हैं। अगर डी1 डी2 डी3 की वैल्यूज भी जीरो आ जाए तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी एक डी1 डी2 डी3 में से इक्वल टू जीरो ना आए तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन एक्स वाई जेड का नहीं होगा जो तीनों को एक साथ होल्ड करेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? नोट डाउन फटाक से, जल्दी से नोट करेंगे बेटा। अब आती है बात इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं नोट तो कर ही लिया होगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे मान लो उसने बोला फाइंड लैम्डा इफ 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है। अरे चचा आप मुझे बताओ, ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो उस केस में डी क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में डी1 डी2 डी3 का कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ डी की बात हो रही है। डी जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2 माइनस 3 लैम्डा 1 1 माइनस 3 3 1 माइनस 1, इट शुड नॉट बी जीरो। बस यहां से लैम्डा की प्राप्ति हो जाएगी, ढाई नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 2 2
ये लैम्डा आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा कुछ भी होगा लेकिन 14 नहीं होगा। लैम्डा कुछ भी होगा लेकिन 14 नहीं होगा। फिर टॉपिक डालेंगे होमोजीनियस। क्वेश्चन तो करेंगे हम। होमोजीनियस इक्वेशन की क्या पहचान है? राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर्स जीरो होने चाहिए। होमोजीनियस की क्या पहचान है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में राइट हैंड साइड वाले नंबर सारे जीरो होते हैं। होमोजीनियस जब इक्वेशन होती है तो कभी भी नो सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं होता। आप खुद सोचिए नो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? हो पाएगा नो सॉल्यूशन? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक सॉल्यूशन तो क्लियर दिख रहा है, जब एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा और जेड जीरो होगा। सोचो एक्स वाई जेड जब तीनों जीरो हो जाएंगे तब तो देखो जीरो जीरो डाल के देखो, जीरो इक्वल जीरो, जीरो इक्वल जीरो, जीरो इक्वल जीरो, मतलब एक सॉल्यूशन तो होमोजीनियस में पक्का होता है। होमोजीनियस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन तो पक्का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन में, होमोजीनियस इक्वेशन में कभी भी, होमोजीनियस इक्वेशन में कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होता। होमोजीनियस इक्वेशन की सबसे पहली बात तो है, पहचान क्या है कि जो राइट हैंड साइड में नंबर्स दिख रहे हैं आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, वो सारे जीरो होने चाहिए। और होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होता। मतलब ऐसा कभी नहीं होता ये सिस्टम के अंदर कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है जो होल्ड नहीं कर रही है, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो क्लियर कट दिख रहा है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। इट इज वेरी क्लियर, जब मैं एक्स को जीरो डालूं, वाई को जीरो डालूं और जेड को जीरो डालूं तो ये तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन रही है, जीरो इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन डू नॉट हैव नो सॉल्यूशन वर्ड। अब आपको यह चेक करना है कि क्या सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जीरो जीरो जीरो, या एक से ज्यादा भी है। ठीक है, क्लियर है बात? मामला क्लियर है? ओम प्रकाश है, चला शाबाश, जल्दी बताओ। उसके लिए फिर से आप डी निकालेंगे। डी क्या होगा? अगर तो डी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मतलब सिंगल सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। सुरेंद्र पढ़ ले बेटा तो चुपचाप, ठीक है। और डी अगर जीरो हो गया इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। नॉन जीरो सॉल्यूशंस या मैनी सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। मैनी सॉल्यूशंस।
ये होमोजेनियस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड जब 0 होगा, मतलब जब d की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होगा तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और d 0 हो जाएगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोला, मतलब इसका मतलब क्या है, 0 0 0 तो है ही, इसके अलावा भी और होंगे जो इसको होल्ड कर रहे होंगे। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड लैम्डा इफ have non-trivial solutions. Find lambda. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है डी क्या हो जाएगा, 0, और डी कितना है, 3 माइनस 4 2, 1 4 माइनस 1 2 3, लैम्डा है बेटा, 3 माइनस 4 नहीं है, माइनस लैम्डा है। एक 4 माइनस एक इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लूं, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है। तो 14 और 12 28 26, लैम्डा की वैल्यू आ गई -13, फ्री के नंबर है 2.5। अदर देन ओरिजिन भी लिख सकते हो, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, अदर देन ओरिजिन। सॉल्यूशंस अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 छोड़ के अलग भी सॉल्यूशंस है। ये 3 है क्या, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, ये 42 हो गया ना फिर तो, 42 44 54, लैम्डा इक्वल टू -27 आ गया। मुझे लग ही रहा था कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ, एक तो फेल हो गई यहाँ पे, वो 3 मुझे दिखा नहीं एक्चुअली ना। तुम पढ़ते नहीं है, तुम बहुत बहुत मजाक करते हो तुम लोग क्लास में, हैं, चुपचाप पढ़ लिया करो। ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इसके ऊपर हम आपको असाइनमेंट दिखाना चाहते। अच्छा, जो मैं असाइनमेंट ऑफलाइन में देता हूँ बच्चों को, वही ऑनलाइन में जाते हैं मेरे, तो मैं एक बार असाइनमेंट अभी डाला नहीं है आप लोगों के, और जितने भी बच्चे उड़ान वाले बच्चे हैं मैं आपको बता देता हूँ, अग्नि के असाइनमेंट्स और उड़ान के असाइनमेंट्स सेम है, तो अग्नि के फोल्डर को उठा के ही पूरे के पूरे डाल देता हूँ, जो मैंने अभी 14-15 असाइनमेंट्स उनको दिए हैं, तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, और ये जो असाइनमेंट मैं अभी दिखा रहा हूँ 30 क्वेश्चन का, ये बेटा मैं क्लास के जस्ट बाद डाल दूंगा, इनको करना है आज, और कल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आप लोगों को कराएंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। ये तो दे दिया ना मैंने।
सेट का है। ठीक है बेटा, ये देखो असाइनमेंट है, इसमें ना टोटल 27 क्वेश्चन है, तो एक आधा क्वेश्चन अभी करके दिखाना है आपको। पहले तो करके दिखाना पड़ेगा एक आधा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ मुझे पहले। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमारा असाइनमेंट है जो आएगा आपके असाइनमेंट उसमें। तो फोल्डर का पूरा उठा के डाल रहा हूं मैं, कौन सा, अग्नि वालों का, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो मुझे 9 क्वेश्चन करके दिखाओ। इसके ऊपर 27 क्वेश्चन है, ये रात तक हो जाना चाहिए। पहले सबसे पहले जब क्वेश्चन करते हैं तो देखना होता है हमें कि ये होमोजीनियस का है कि नॉन होमोजीनियस का है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है इसमें कुछ भी नहीं है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो यहाँ पे तो नॉन जीरो सोल्यूशन लिखा है, तो ये तो वैसे ही इंडिकेशन दे रहा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन की बात तब होती है जब होमोजीनियस की बात होती है। और राइट हैंड साइड में भी सारे कांस्टेंट जीरो हैं, तो ये होमोजीनियस की बात हो रही है। तो नॉन जीरो के केस में डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो, 1 a माइनस 1, 3 माइनस के माइनस 1 और 1 माइनस 3 1। के की वैल्यू 1 आ रही है। कर लियो बेटा, क्लास के बाद कर लियो। समझ आया कि नहीं, पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया। सिर्फ डिटर्मिनेंट को जीरो करना था, कुछ नहीं करना था चाचा, नथिंग एल्स। आइए मैं जो क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं एक्चुअली उस पर आता हूं सीधा। अच्छा ये करके दिखाओ, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स दोनों करेंगे, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स दोनों करेंगे। पहले फिफ्थ करो। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बताना है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बताना है कि सिस्टम जो है उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनेटली आ रहा है कि नो सॉल्यूशन आ रहा है या ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका मतलब आपको D1 D2 D3 पे खेलना है, बस कोई अननोन नहीं निकालना, बस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है बस ये बताना है। एक 4 माइनस 3, पहले तो डी निकालते हैं, यहां निकाल रहा हूं डी, यहां निकाल देता हूं। 1 4 माइनस 3, 1 माइनस 1 7, 2 8 माइनस 6, 6 माइनस 8 7 56 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 3 8 प्लस 2 10, तो हो गया माइनस 50 माइनस 80 हो गया प्लस माइनस 30, जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो पक्का नहीं है। अब D1 निकालूंगा मैं, और D1 में राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है 3
11 और 7 लेना है। 4 माइनस 1 8 ऐसी रहेगा, -3 7 -6 ऐसे रहेगा। कितना आ जाएगा? 3 6 -56 -50 -4 -66 -49 -3 88 + 7 95 -150 49 ये हो गया 115 115 प्लस हो जाएगा 115 चौके 460 95 3 285 ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। बेटा देखना यही है ना, है ना, यही है ना। D1 क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना, ठीक है ना। शॉर्टकट भी लगा सकता था मन वाला, लेकिन नंबर थोड़े बड़े से लग रहे थे इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं, ठीक है ना। शॉर्टकट भी लग सकता है मन में, ऐसी बात नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने ठीक किया है, ठीक है। हाँ 115 × 4 460 ही होता है, 95 × 3 285 होता है। बस D1 नॉट इक्वल टू 0 आने का क्या मतलब है? अगर D0 हो और D1 D2 D3 में से कोई भी एक भी 0 नहीं है तो आंख बंद करके नो सॉल्यूशन ठोक डालने का है। चला शाबाश, क्लियर है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आज रात तक इस सारा असाइनमेंट खत्म कर डालने का है, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब वो कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। अब आपसे ए और बी की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू मांग रहा है, इसको हटा दूं बेटा? सर रात को क्लास होगी, ये बेटा रात ही है, जरा बाहर निकल के देख रात हुई है क्या? अब जल्दी क्लास लेने का रीजन बताओ। चलो सोचो जल्दी क्लास लेने का रीजन क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अनुज सर ने जल्दी क्लास ली थी एक दिन, रीजन क्या था? बताओ बताओ बताओ। शाम नहीं है बेटा। अमित बहुत चालू है अमित। अरे एनिमल मूवी तो देखा है, ठीक है ना, उसके इफेक्ट्स तो देखे ना तुमने, अभी मैंने रील बनाई थी। हाँ आइए, अब ये कह रहा है कि x + y + z = 6। x + 2y + 3z x + 2y + az = b। नो सॉल्यूशन है ना, आपको a और b बताना है। नो सॉल्यूशन से एक बात तो कंफर्म हो गई, d तो 0 है भाई। x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + az = b। बिल्कुल ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म होगी, d 0 है। D 0 का मतलब हो गया 1 1 1 1 2 3 1 2 a = 0 1 2 a - 6 - 1 a - 3 +1 0 2 a - plus a - 3 = 0। एक बार मन में भी कर लूं, ठीक है, a - 3 ही आएगा, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो देखो कोई ऑप्शन है जिसमें a3 आ रहा है? a3 आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है। अब देखना है आपको, b की वैल्यू 10 नॉट इक्वल टू नजर आ रही है, यहाँ =2 नजर आ रही है, ये तो मुझे लगती नहीं है बनने की बात, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आ गया, क्योंकि आपको पता है नॉट इक्वल टू का मैं यूज करने वाला हूं क्योंकि नो सॉल्यूशन है। अब मैं d1 निकालूंगा, d1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, मानते हो? d1 निकाल लेता हूं, जरूरी नहीं है कि d1 नॉट इक्वल टू 0, कोई एक कम से कम एक 0 नहीं होना चाहिए। मतलब d1 क्या पता 0 हो, d2 क्या पता 0 हो, d3 नॉट इक्वल टू 0 हो, तो d1 निकाल लो।
अब D1 जब मैं निकालूंगा तो पहले कॉलम में आएगा 6 10 B, सेकेंड कॉलम एज इट इज 1 2 2, थर्ड कॉलम में आएगा 1 3 A, और A तो हम निकाल चुके हैं 3, कितना आ गया 6, 30 माइनस 3B प्लस 1 20 माइनस 2B, इतना आ गया। अब ये मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं D2 और D3 निकालूंगा ना, ये कितना है B माइनस 10 है, इसको मैं लिख देता हूँ B माइनस 10 की बात। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं D2 भी निकालूंगा ना तो B माइनस 10 ही आएगा, और मैं D3 निकालूंगा ना तब भी B माइनस 10 आएगा। अब ये जीरो नहीं होना चाहिए मेरा लल्ला, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो सॉल्यूशन है तो B10 नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन चमक गया, ठोको लाइक। है ही नहीं तो किस बात की यूनिवर्सिटी भाई। अर्चित शुक्ला, ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा पूछा है तूने कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, हाँ डिटर्मिनेंट की पावर n-1 यूज कर ले, और क्या। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है तो उसके कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट का, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। कोफैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स होती है वो एडजॉइंट का ट्रांसपोज होती है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकाल या एडजॉइंट का ट्रांसपोज, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल, है ना। एडजॉइंट की ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल या एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल, और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तू कह रहा है 3 है, 3 की पावर 3 माइनस 1, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये वाला असाइनमेंट आ जाएगा अभी आपके पास, ये 27 क्वेश्चन करके आने हैं कल तक, कल संडे है, सुबह पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सुन लो, 27 क्वेश्चन होमवर्क है, पिछले वाला कल वाला भी होमवर्क है, कल डिटर्मिनेंट को खत्म करने का प्रयास रहेगा। ठीक है ना, ओके। ये करने हैं 27 क्वेश्चन, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, ज्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ मात्र 40-50 मिनट पढ़ाया, लेकिन एक टॉपिक बहुत ही प्यारा खत्म हो गया। ये 27 क्वेश्चन फोड़ने का है, असाइनमेंट आ रहा है, एक फोल्डर बना रहा हूं मैं, पिछले असाइनमेंट सारे डिलीट कर रहा हूं, एक फोल्डर बना रहा हूं जो अग्नि का फोल्डर है कंटेंट का, वो एज इट इज मैं उड़ान में डाल रहा हूं, क्योंकि असाइनमेंट सेम है मेरे। ऑफलाइन ऑनलाइन के इस बार असाइनमेंट पूरे मैंने सेम दिए, ऑनलाइन में एक असाइनमेंट मैंने ज्यादा दिया लॉक का, बाकी सब बराबर है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत की।